एसेट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ संजय पारिक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, गुड आफ्टरनून। संजय जी, बताइए मार्केट पर अब इस समय क्या व्यू है? क्या हम एक करेक्शन के साइन देख रहे हैं या फिर एक स्ट्रांग मार्केट है यहाँ से और अब हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे? आपका क्या व्यू होगा? So, good afternoon to you and viewers. We are very positive now, constructively quite positive because जो major issue था, which is the war-related, risk of crude, we are almost through. I can't say कि complete solution हो गया है, but the crude spot prices, the actual physical prices are showing that, at least we are past the major problem. क्रूड बहुत ही वीक हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए पेनफुल था बिकॉज वी नीड टू इंपोर्ट 5 मिलियन बैरल्स और हम $30-40 डेली देते थे, फिजिकल में ज्यादा देते थे। अभी वो काफी बिनाइन हो गया है और फर्दर it can undershoot on the low side. So that makes us very positive. So before the war, हमारा 26,300 का जो ब्रॉड निफ्टी का पीक था, वहां से वी रिएक्टेड क्वाइट अ लॉट। हमारा 3 महीने का वी हैड गॉन थ्रू द पेन, इट कॉस्टेड अस थ्रू क्रूड एंड अदर इनपुट प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स प्राइसेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। बट आई थिंक नाउ जो 500-600 बिलियन डॉलर का पेन हुआ है, इट्स ऑल फैक्टर्ड इन द प्राइस। एंड द सेकेंड थिंग अनुज भाई इज दैट Q1 जब हम सब कंपनीज को मिल रहे हैं, तब इनिशियली मुझे था कि Q1 तो बहुत डिजास्टर होगा, बट जब हम एक्चुअली कंपनीज को मिल रहे हैं तो सिलेक्ट पॉकेट्स में क्वाइट रेजिलियंस दिख रहा है। एंड WPI ज्यादा है तो नॉमिनल GDP इज ऑलवेज लिंक टू अर्निंग्स ग्रोथ रेट। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बारिंग एनर्जी सेंसिटिव सेक्टर्स जिसको एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, उसके अलावा काफी जगह पे रेजिलियंस होगा Q1 में, एंड इट विल नॉट बी सो बैड। सो दैट मेक्स अस ओवरऑल पॉजिटिव। करेंसी भी स्टेबल हो गई है, RBI ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए हैं। सो यहाँ से हमें रिस्क रिटर्न रियली बहुत फेवरेबल लगता है if we take a 18-month view from here. ओके, 18 मंथ्स का व्यू पॉजिटिव है। संजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा कि Q1 में कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स ठीक ठाक कर सकते हैं, वो कौन से पॉकेट्स होंगे? So बैंकिंग रेजिलियंट लग रहा है। as I said, रेट सेंसिटिव जहाँ सीमेंट है वहां पेन होगा फॉर श्योर, बट डिस्क्रिशनरी ऑटो में भी थोड़ा मेटल प्राइस इंक्रीज की वजह से मार्जिन इंपैक्ट होगा, बट डिमांड आपने देखा है कि क्वाइट रेजिलियंट है। जस्ट बिफोर दिस आई डिड अ कॉल विथ one of the leading two wheelers and they are also pretty confident on demand, so that is done well. रियल एस्टेट पे भी हमें अल्ट्रा प्रीमियम के अलावा ऐसी कोई पेन नहीं दिखा। नॉन फेरस मेटल्स तो एक्चुअली बेनिफिट करेगा। फेरस मेटल्स में भी मुझे लग रहा है कि एबिटा पर टन बढ़ेगा ही। So overall, telecom is fairly resilient. So IT is different. It's not related to, उसमें we have other worries. So overall, barring some FMCG में थोड़ा cost escalation होगा, कि crude sensitives में जहाँ होगा, overall, I really believe that Q1 में results will not be so bad. It will be fairly okay. ओके, अच्छा संजय जी, थोड़ा सा मैं आता हूँ। आपने बैंक्स का जिक्र तो क्या किया आपने, क्योंकि ये भी बात की कि आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसमें आपको एक रेजिलियंस दिखाई दे रही है। व्हाट अबाउट NBFCs? अब NBFCs में आपके पास बहुत सारे चंक हैं, आपके पास HFCs हैं, आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी हैं। NBFCs पे आपका टेक क्या है इस वक्त? बैंक्स के साथ जब आपका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है, NBFCs पे क्या व्यू रखते हैं आप अभी? नहीं, ओवरऑल वीरेंद्र जी, उधर भी आप देखिए, सी क्रेडिट ग्रोथ अगर 17.5% है, then obviously overall system credit growth is very good. And in terms of interest rate cycle has now flattened. It will take time before it goes up. So जो asset side repricing का पेन था, वो शायद थोड़ा और दिख सकता है, पर धीरे 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 आउटलुक में क्या होगा कि आपका लोन ग्रोथ अगर 16-17% है और NII growth for the whole year, if it's a little 1 or 2% higher also, और आपको ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बेनिफिट करेगा। एंड अगर क्रेडिट कॉस्ट जो वरी थी वहां पर बड़ा कोई पेन नहीं आया, तो सर्टनली मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में
एटलीस्ट बैंकिंग में री-रेटिंग हो सकता है। और एनबीएफसीज में भी क्लियरली द वंस लाइक बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस वी ओन, वी आर क्वाइट पॉजिटिव बिकॉज वहां कोई बड़ा एसेट क्वालिटी पेन नहीं दिख रहा है एज वी आर टॉकिंग टू देम। ओके, ऑटो स्पेस में आपका क्या व्यू है, और विद इन ऑटो स्पेस कोई सब सेगमेंट जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो? Yeah, so Anuj, overall what we did is February के बाद हमारा मैंडेट फंड का लार्ज कैप है, so हमने लार्ज कैप बढ़ा दिया। We always said कि एटलीस्ट 70% लार्ज कैप होगा, and then we moved up to now 80% large cap, and it worked very very well, and all throughout including autos which I'll come to, we said कि हम लीडर्स को लेते हैं जो वैल्यूएशन रीजनेबल है। So महिंद्रा है हमारे पास, मारुति वी ओन, संवर्धन मदरसन है, and Tenneco recently we acquired. So each of these are leaders, and they certainly are, the impact on them is less on demand, as we can see the monthly numbers जो हम देख रहे हैं वो. And then similarly in other sectors also we got leaders like telecom में भारती या Sun Pharma या DLF. As I said, Mahindra, Maruti, the larger banks, Larsen and Toubro, Reliance. So that has helped us a lot overall on the portfolio, and that's why this entire fall, at least, we significantly outperformed in the fall. ओके संजय जी, आपने कहा लार्ज कैप स्टॉक्स में आपने अपना रुझान ज़्यादा बढ़ाया है, ऑटो स्पेस में भी, और कुछ आपने सेलेक्ट टेलीकॉम और फार्मा स्पेस से भी स्टॉक्स गिनाए। लेकिन जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स ने पार्टिसिपेट किया इस रैली में, मिड कैप ऑल टाइम हाई के आसपास थे और स्मॉल कैप ने भी शानदार रिटर्न्स दिए पिछले 3 महीने में। हालांकि आज थोड़ी गिरावट है, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर आपका क्या नज़रिया है, अगर आप यहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक हो पाएँ? तो मिड कैप में हमें महंगे लग रहे हैं, सो हमने भी सिलेक्टिवली वी बॉट लेंसकार्ट, टेर, सो सिलेक्टिवली हमने ऐड किया मिड कैप में, बट ओवरऑल एज ए कैटेगरी मुझे अभी भी महंगा लग रहा है। स्मॉल कैप में डेफिनेटली स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे लिए ये है कि अगर बिजनेस सर्टनली अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट कंफर्ट होना चाहिए, साइक्लिकल नहीं होना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट प्राइस वैल्यू गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वो फिल्टरिंग से हमको जो भी अच्छा लगता है, वी आर ओपन एंड वी हैव एडेड आल्सो। सो हमने 1 महीने पहले कार ट्रेड ऐड किया विच वर्कड वेरी वेरी वेल। सो वी आर लुकिंग फॉर आइडियाज एंड देयर आर इनफ आइडियाज, बट ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है फंडामेंटली तो ही हम ऐड करेंगे। अच्छा संजय जी, एक चीज़ जो कि थोड़ी सी बाजार के लिए नेगेटिव है, वो है सो फार जो मानसून की डिजिट्स हैं जून के एंड तक, इसमें एक सीरियस डेफिसिट है ना? एफएमसीजी की रिकवरी इसके चलते कुछ हद तक आपको डाउटफुल लग रही है, स्केप्टिकल लग रही है, आपका इस पे टेक क्या है? सो एफएमसीजी हमारा वेट 0 है। हमारे पास ऑफ कोर्स वी पार्टिसिपेटेड इन कंजम्पशन बट नॉट थ्रू एफएमसीजी। So वहां पर so we own Zomato, we own Lenskart, both in a small way, but FMCG we are 0. So एक near term cost inflation वहां पर हो सकता है, because some of the input did have had gone up. Demand का अभी भी environment is there, but certainly most importantly हमारे point of view से कि longer term उनका मोट distribution ले लीजिए, प्राइवेट लेबल्स ले लीजिए, क्यू कॉमर्स ले लीजिए, उनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, एंड दैट वुड सर्टनली हैव सम इम्पैक्ट ऑन एफएमसीजी कंपनीज एंड रीजनल कंपटीशन, सिलेक्ट कैटेगरीज में कंपटीशन हम लोग देख रहे हैं। सो उसके वजह से हमको ये वैल्यूएशन पे एटलीस्ट एफएमसीजी, प्योर एफएमसीजी प्लेस वी आर अवॉइडिंग। ओके ठीक है, ये न्यू एज स्टॉक्स पर संजय जी क्या नज़रिया होगा? एक बफा की रिपोर्ट दिख रही थी मैं पूरे इंटरनेट स्टॉक्स के ऊपर, जो नाइका है, इटर्नल हो गया या फिर मीशो हो गया, इन सारे स्टॉक्स पर क्या नज़रिया सर? Yeah, so Shreya, we own 2 of them. So Lenskart हमने लिया है in a small way. After very long, when we found that competition valuation reasonable है, we bought in a small way Eternal as well. But
वहां पर कंपटीशन काफी इंटेंस है. All the players are stronger, but clearly Eternal is leaders, and it's even in quick commerce now they are making money. So we are very comfortable with the model, the profitable model, and the growth ahead that they are targeting. So उनका right to win surely है, but competition is very intense ये segment में. Lenskart is very clearly in a very, very sweet spot. Unka dominance, unka backend, in terms of cost structure, the distribution edge, the right to win, market expand ho raha hai, runway for growth बहुत ज़्यादा है. So when we bought optically थोड़ा महंगा लग रहा था, but at least because of the runway for growth, हमने small way Lenskart को add किया है. The others like Nykaa and all also are very good, but we want to buy at a price which is much lower. But we clearly like the space, so selectively we want to participate at the right valuation. अच्छा संजय जी, एक और चीज़ है, मैंने इस युद्ध के बाद, है ना, अरब की बहुत सारे देशों ने खुद अपने सेल्फ डिफेंस पे काफ़ी खर्चा करना शुरू किया है. यूएई ने जो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स और मिसाइल्स पे भरोसा जताया है, शायद टॉक्स चल भी रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आपका इसके चलते इन सभी स्टॉक्स पर, डिफेंस स्टॉक्स पर व्यू क्या है? कुछ ऐड किया आप लोगों ने या फिर कहीं पर जो अपने एलोकेशन है वो बढ़ाए हों? In defense में we don't own, we used to own HAL in a small way, but we don't own it now. Defense में हमको खाली प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट प्ले हो या इनडायरेक्ट प्ले हो, हमें बहुत महंगे लग रहे हैं. Valuations are not cheap, and that is the reason the theme is good, but valuation are not reasonable. So that is where we are not there in that segment. Larsen we have, which is an indirect play on defense, but it's a small element for them, right? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया. अब आते हैं